तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है टर्म 2 एग्जाम के लिए आपकी तैयारी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जैसा कि आप बहुत जल्दी यहाँ पे टर्म 2 एग्जाम आने वाली है और इसी के लिए हम जो है न्यूमेरिकल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस किस तरह से वहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा पेपर में और किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पर। क्या सर हाई लेवल का न्यूमेरिकल आएगा, अगर आ गया तो सर कैसे उसके साथ डील करें। तो आज के इस वीडियो में बाबू इसी के बारे में तो बात करने वाले हैं ना हम। तो आइए आज के इस वीडियो में पूरी तरह से 5-6 क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है जो एकदम अच्छा लेवल का क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ पर अभी सॉल्व करवाऊंगा और सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आसान वे में आप सॉल्व कर लो। क्या होता है ना कि बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो भी कंसेप्ट वो पढ़े रहते हैं वो कंसेप्ट उनको याद नहीं आते रहता और जिसका परिणाम यह होता है कि भाई न्यूमेरिकल ही नहीं सॉल्व होता। अब क्या करें भाई साहब, ले तो भाई साहब कैसे जो है न्यूमेरिकल को, हर एक न्यूमेरिकल को आप तोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे, वो मैं ट्रिक बताऊंगा। और हर एक बच्चे, चाहे वो एवरेज बच्चे हो, चाहे वो कमज़ोर बच्चे हो, और जो तो अच्छे लेवल के बच्चे वो तो अपना कर ही लेंगे, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए ये पर्सनली वीडियो होने वाला है। वो किस तरह से हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ले पेपर में, कोई भी घबराहट ना हो, वहां पर कोई कंसेप्ट ना भूले। सही में हम इसी चीज के बारे में आज पूरा एकदम क्लास करने वाले हैं और 5-6 क्वेश्चन को भी यहां पर हम डील करेंगे उसके साथ और कैसे बेस्ट से बेस्ट मेथड में सॉल्व करना है और किस तरह से सॉल्व करना है, किस किस प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय जो हमको जो कॉपी चेक करता है वो पूरा में पूरा नंबर दे, बिल्कुल भी मार्क्स डिटेक्ट ना करे, डिडक्ट थोड़ा भी मार्क्स ना करे। वो हम पूरा आज के इस वीडियो में बस यही देखने वाले हैं। क्या है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, यहाँ पर पहले से लिखा रहेगा क्वेश्चन और मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, उसमें मैं पहले बोल दूंगा ये क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वाट बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख दूंगा यहाँ पर और यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा पहले से लिखा हुआ, मैं एडिट करके वो डाल दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा और यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ना। पहले वीडियो को पॉज कर लेना भाई साहब, पहले वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है और खुद से ट्राई कर रहा है, क्योंकि यार टर्म 2 के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था वो पूरी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि भाई कैसा है, कि हम कितने पानी में हैं अभी। तो पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर बन जाता है तो भाई साहब बल्ले बल्ले, और नहीं बनता है तो हम हैं ही आपके मदद के लिए हमेशा। तो इस तरह से ये बात होने वाली है, आज का क्लास होने वाला है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, यहाँ पे पहले से क्वेश्चन लिखा रहेगा, एडिट करके मैं डाल दूंगा और यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। और पहला नंबर आपका काम क्या होगा कि भाई साहब पहले आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। प्रॉमिस करो कि मैं सर खुद से पहले ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। मैं कैसे देखूंगा, मुझे भी तो देखना है ना। क्वेश्चन है पहला, वहां पर आप देख रहे होंगे, वहां पर आप देखते रहिए। हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट बल्ब, पावर दे रखी है, ट्रांसफर इन 1 मिनट। कहने का मतलब है पावर हमको दे रखा है, ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है जहां पर पावर हमको दे रखी है 100 वाट। वहां पर आप देख सकते हो बच्चों, वहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। वीडियो को पहले आप पॉज कर सकते हो और खुद से ट्राई कर सकते हो। और टाइम दे रखा है 1 मिनट, ठीक है। और क्या क्या दे रखी है, देखिए ये सारा वैल्यूज अगर आप वहाँ पे लिखते हो ना पूरे सिस्टम से, पूरा प्रोसेस से, तो आपको नंबर पूरे में पूरे मिलेंगे, कोई भी मार्क्स डिटेक्ट नहीं करने वाला आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तब तो भाई साहब आपका दिमाग चलाना होगा, तब ये वैल्यूज नहीं लिखना, तब आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करनी होगी और कैलकुलेशन फास्ट होना होगा, तब जाके आप वो जो है जैसे पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, ये सब में आपका दिमाग काम करता है, ठीक है। वहाँ भी क्वेश्चन अच्छे रहते हैं लेकिन वहां पर थोड़ी ना पूरा प्रोसेस से बनाओगे, वहां तो ऑब्जेक्टिव रहता है, मारिए खट 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 टिक मारना रहता है, तो वो आप समझ लेना, ठीक है। और इसमें हमको एनर्जी निकालना है भाई साहब, क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो मैं रख देता हूं पेपर को यहाँ, क्वेश्चन आप पढ़ लो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको बना सकते हो, नहीं तो अभी मैं बनाता हूं। चलिए, क्या होता है कि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, P = W/T होता है, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं ये वर्क है, ये क्या है, W = क्या होता है भाई साहब, ये वर्क होता है, ठीक है। वर्क को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है कि W के जगह पे हम E भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर पावर 100 वाट दे रखी है, बहुत इजी क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया हूं। और W वर्क कितना दे रखा है, वर्क तो नहीं दे रखा, वही हम बताने वाले हैं वही। और यहां पर
टाइम जो है हमको 1 मिनट दे रखा है। अब 1 मिनट को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड होता है। ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर 60 सेकंड हो जाएगा। तो W इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए W इधर आया तो 100 इंटू 60, 100 वाट इंटू 60 सेकेंड। तो W यानी वर्क डन कितना होगा, देखिए 6 और इस पर 3 जीरो और इतना जूल। वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और एनर्जी की भी SI यूनिट जूल ही होती है। तो ये पहला क्वेश्चन तो भाई साहब सॉल्व हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो वो रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका सोल्यूशन। ये आई थिंक आप जो है इसका आंसर आप पूरे तरीके से सही लिखे होगे। चलिए हो गया ना, तो आप इसको नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जल्दी से कर लो। चलिए आपने इसको नोट कर लिया, अब इसको देते हैं मिटा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हो जुम्बर 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 जुम, दूसरा क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला, वहां पर देख सकते हैं। हम यहां पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। असर्शन रीजन टाइप का भी क्वेश्चन आता है भाई साहब, तो उसको भी डील कर लेते हैं। वहां पर आप क्वेश्चन पढ़िए, यहां पर मैं पढ़ रहा हूं। असर्शन क्या कह रहा है, अब हम इसका ऑप्शन भी देने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। असर्शन कह रहा है कि व्हेन द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स डबल। जब किसी वायर के लेंथ को हम लोग डबल करते हैं, कोई भी वायर है, ये रहा वायर मान लेते हैं, इसको हम डबल कर दे, इसको दुगुना कर दे, तो इसका रेजिस्टेंस भी दुगुना हो जाता है। ये असर्शन है, वहां पर दिख रहा होगा आपको। ये क्या है, ये असर्शन है। इसका रीजन क्या है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है, ये असर्शन मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई वायर है तो वो वायर में, वायर का लेंथ अगर बढ़ेगा, ये वायर है, वायर का लेंथ अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट था। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रीजन जो दे रखा है, वो रीजन में बताता हूं, समझिएगा मेरी बातों को। वो जो असर्शन वाला स्टेटमेंट था ना कि अगर वायर को का लेंथ हम बढ़ाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट का रीजन बता रहा है कि क्यों भाई वायर का लेंथ बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। क्यों, तो इसका प्रॉपर जो कारण बता रहा है, इसका रीजन जो बता रहा है, वो मैं रीजन पढ़ रहा हूं। ये रीजन बता रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी जो वायर का रेजिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, वेरी सॉरी, जो रेजिस्टेंस होता है ना वायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ का। वेरी सॉरी, गलत हो गया था मेरे से। तो जो वायर का, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो वो स्टेटमेंट का वेरी सॉरी, वो स्टेटमेंट का रीजन दे रखा है। ये आप वहां पर देख ही सकते हो। तो भाई ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नीचे आपको A B C D करके दे रहा होगा। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है कि असर्शन एंड रीजन आर द करेक्ट, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, समझिएगा मेरी बातों को। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन दे रखा है ना, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। समझ गए मेरी बातों को। बहुत बच्चों को असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। तो भाई साहब मैं आपके लिए ही खड़ा हुआ हूं। मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी क्लास 10 में। मैं जब था असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आता था, इरिंग ब्रिंग 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 हो जाता था भाई साहब, दिमाग का बैरिंग हिल जाता था। तो भाई हम आपके दौर से गुजरे हुए हैं, इसी के लिए आपका प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका दिक्कत आखिरकार क्या है। आपको क्या होता है कि असर्शन रीजन का जो ऑप्शन है वही समझ में नहीं आता होगा। तो मैं एक बार और बताता हूं। मैं असर्शन रीजन तो आप समझ गए। तो क्या है ना कि ए नंबर में ऑप्शन दे रखा है कि असर्शन और रीजन, जो असर्शन वाला स्टेटमेंट था वो और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो दोनों जो है फिजिक्स के अनुसार सही है। दोनों जो है फिजिक्स के अनुसार सही है, एकदम भाई सही है, हम लोग जानते हैं दोनों फिजिक्स के अनुसार सही है। और वो जो रीजन है ना, वो जो रीजन दे रखा है, वो असर्शन का जो रीजन दे रखा है, वो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ए नंबर ऑप्शन था। बी नंबर ऑप्शन है
कि असर्शन भी सही है फिजिकली, फिजिक्स के हिसाब से असर्शन भी सही है और फिजिक्स के हिसाब से रीजन भी सही है, लेकिन ये जो वो पर्टिकुलर असर्शन का जो रीजन दे रखा है वो भाई साहब फिजिक्स के अनुसार सही नहीं है। बी नंबर ऑप्शन यही कह रहा है, ठीक है। यानी असर्शन भी सही है फिजिक्स के अनुसार और फिर रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन दे रखा है ना, उस असर्शन का जो रीजन दे रखा है वो सही नहीं है। सी नंबर है, असर्शन सही है रीजन गलत है, और उसके बाद रीजन गलत है असर्शन सही है, इस टाइप का होगा। तो भाई इसमें से सही कौन है, ऑप्शन लगाना है आपको टिक। तो आइए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि अब हम लोग जानते हैं, इसको रख देते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि अगर एक वायर है भाई साहब, यहाँ पे देखिएगा एक वायर है, ठीक है, इसका लेंथ है L, और इस L का लेंथ आप फिर से बढ़ा दो, दुगुना कर दो, तो L बराबर क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। और हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। कोई भी वायर का या कोई भी कंडक्टर का भाई साहब अगर लेंथ इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा भाई साहब, बढ़ेगा ना, हाँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू बढ़ेगा ना तो उसका दूसरा वैल्यू उसके साथ साथ बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो लेंथ अगर कम होगा वायर का तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, लेंथ अगर वायर का बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। संपट पर रही है ना बात बच्चों। तो भाई साहब वही बात तो मैंने बताया, ठीक है, कि अगर लेंथ को बढ़ाओगे, यही ना क्वेश्चन कर रहा था, मैं देख लेता हूं एक बार, कि लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल्ड हो जाएगा, यानी लेंथ को दुगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी दुगुना हो जाएगा। ये बात तो सही है, और इसका कारण बता रखा है कि रेजिस्टेंस और लेंथ में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, तो एकदम सही है, दोनों बात सही है। यानी ए भी सही, यानी मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और एक बात और जान लीजिए, वो असर्शन जो है ना, वो उसका जो है, ये जो रीजन दे रहा है, उस असर्शन का जो रीजन यहां पर दिख रहा होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसी के लिए ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए वो एकदम सही होगा। क्यों, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और असर्शन का जो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन दे रहा है यहां पर, इसी के लिए ऑप्शन ए आप एकदम सही लगा सकते हो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नहीं था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब तो इसमें कुछ बचा नहीं, इसको मिटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है भाई साहब। इसको आप नोट कर सकते हो जल्दी से। डिंग रका डिंग, डिंग रका डिंग, डिंग 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 रका डिंग रका डिंग, ओ भैया भैया लो कर रे। चलो मिटा दे रहा हूं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई साहब, क्या है। मजा आ रहा होगा आज के क्लास में। तीसरा क्वेश्चन ये रहा भाई साहब, मोस्ट पॉपुलर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप बहुत बार इसको सॉल्व कर लिए होंगे। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वहां पर। क्वेश्चन है कि अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर दे रखा है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। और ऑप्शन ए दे रखा है 120 मीटर, बी दे रखा है 123 मीटर, सी दे रखा है 150 मीटर, और डी दे रखा है 160 मीटर। तो भाई है ना ये आसान है कि नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो भाई साहब अब इसको रखते हैं साइड में, वैसे वैल्यूज लिख लेता हूं मैं। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, ज्यादा गाना न गाइए सर, कॉपीराइट मार देगा। चलिए यहाँ पे वैल्यूज में लिख लेता हूं। यहाँ पे डायामीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो। आप, मैंने पहले आपको बोला ना, करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद मेरे से आंसर को मैच करवाना है। मिल जाए तो भाई सावा सावा बल्ले बल्ले, और नहीं तो आप खुद समझिए। ठीक है, डायामीटर ये रहा, और रेजिस्टिविटी दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और उसके साथ साथ मेरे को रेजिस्टेंस भी दे रखी है, वो दे रखी है 10 ओम। बस इतनी वैल्यू दे रखी है, और बाकी आप खुद पता करो भाई साहब, ठीक है, बाकी आप खुद पता करो। चलो अब डायमीटर दे रखा है यहाँ पर, तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ से हम ये वैल्यूज तो कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो डायमीटर यानी आर इक्वल टू क्या होता है, d/2। तो आर अगर हम रेडियस निकाल लेंगे तो एरिया भी तो हमको निकल जाएगा, और एरिया रो एल बाय एरिया से हम वहां पर एरिया की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा जो वैल्यूज हम निकालना चाहते हैं वो वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, लेंथ हम निकाल लेंगे, हमको लेंथ ही पूछ रहा है यहाँ पर, लेंथ क्या होगा। तो आर क्या होगा, डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, अब बाय में 2 इसको काटेंगे तो 0.25 मिलीमीटर आ जाएगा, मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। अब हो गया कंप्लीट, अब हो गया ये मीटर में, ये हमारा रेडियस निकल के आ गया, रेडियस की वैल्यू इतनी आ गई। अब रेडियस निकल गया तो एरिया हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब एक ये किसकी बात हो रही है, एक वायर की बात हो रही है, एक वायर की रेजिस्टिविटी दे रखी है, एक वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है, एक वायर का डायमीटर दे रखा है। ये वायर का जो देखिए मोटाई है ना वो डायमीटर है, तो ये सर्किल के टाइप का लग रहा है, एक वृत्त के टाइप का लग रहा है। अब सर्किल में क्या होता है, अगर ये देखिए कुछ इस तरीके से अगर वायर का ये वाला भाग होगा तो वायर में ये डायमीटर होगा, और डायमीटर ये देखिए ये क्या होगा, ये रेडियस होगा इसका, क्या, तो ये वायर के अंदर की बातें हो रही है, रेडियस आप निकाल लेंगे। अब ये जो सर्किल का टाइप का लग रहा है तो वायर में हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल क्या होगा, क्या होता है, πr² होता है। पाई की वैल्यू हम लोग को पता है 22/7, और आर हमारे वैल्यू निकल के आ गई है 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का होल स्क्वायर। इसको कट करते हैं तो 3.14 समथिंग में आती है वैल्यू, तो आ जाएगी 3.14 इंटू में 0.25 इंटू में 0.25, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.0625 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में 10⁻³ का होल स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻6, और यहाँ पर मीटर, और मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.01625 इंटू में 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा इतना निकल के आ गया, यानी वो जो वायर है उसका एरिया इतना होगा। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे रखो, पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। पहले इसको नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो डुमरा का डुम। चलिए नोट कर लिया है। देखिए आप मेहनत करने में भाई साहब आप बिल्कुल भी कसर ना छोड़िए। देखिए लाइफ में क्या होता है कि लाइफ में अभी तो आप बच्चे हैं, अभी उतना आप समझ नहीं पाइएगा, लेकिन जैसे जैसे आप निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा, अभी क्लास 10th में 11th में जाओगे, फिर आप नीट के लिए, IIT JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर होगे, तो कुछ समय ऐसा आएगा ना लाइफ में कुछ समय ऐसी आती है जैसे लगता है कि यार कोई अपना नहीं है, जैसे कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी आपको, जैसे आप कुछ करना चाहते हो, आप JEE मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें कोई रिसोर्सेस आपका कम हो गया, मान के चले आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो और इंटरनेट ख़त्म हो गया, ठीक है, तो उस समय मतलब कोई ऐसा लगता है ना कि फिर पापा को भी नहीं बोल पाएंगे ना, जैसे पापा खुद प्रॉब्लम में होंगे। जो ये पर्सनली किसके साथ होता है जानते हो, ये पर्सनली मिडिल क्लास वाले बच्चों के लिए होता है, वो बोल नहीं पाते हैं पिताजी से, और पिताजी अगर खुद प्रॉब्लम में रहती है, माताजी अगर खुद प्रॉब्लम में रहती है, तो मतलब पैसा मांगने में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता यार कि उसके पिताजी माताजी खुद प्रॉब्लम में, तो कैसे पैसा मांगे। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा समय आएगा ना बच्चों, आपको कभी होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, तो लाइफ में कभी कभी ऐसा समय आता है जैसे लगता है कि यार कोई अपना नहीं है, यार क्या करूँ, छोड़ दूँ सब कुछ। तो एक बात याद रखिए, वहीं पर आप बैठिए और ठंडे मन से सोचिए, क्या है ना कि ये जो लाइफ है ना, आप लोगों से जो है ना, आप कितना प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो, वह आपको जो है ना क्या करती है, एक तरह से समझ लीजिए तो आपका परीक्षा लेती है, आपका एग्जाम लेती है कि भाई आप तू कितना सह सकता है, मैं तुमको प्रॉब्लम दूंगा तो कितना सह सकता है। और एक बात याद रखिए, जो इंसान जितना प्रॉब्लम झेल कर अगर आगे बढ़ता है ना, वही इंसान कामयाब होता है। क्योंकि याद रखिए, कभी भी कोई मौज मस्ती करके कोई अच्छा चीज़ नहीं बन सकता
ना, एकदम मस्ती में, कोई कठिनाई नहीं हुआ जीवन में, एकदम ऐश मौज है, मस्ती में पड़े हुए हैं, एकदम बन गए हम एसपी, कलेक्टर या जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लिए, नीट क्वालिफाई कर लिए, डॉक्टर हैं। कुछ नहीं, जो घिसता है ना वही लास्ट में जीतता है, ये बात याद रखिएगा, कभी इस बात को मत भूलिएगा। इसीलिए अगर जिंदगी आपसे जो है बहुत प्रॉब्लम दे रही है आपको जिंदगी, तो वो आपको कुछ बनाना चाहती है, जिंदगी आपको भगाना चाहती है, आपको भागना पड़ेगा। जिंदगी आपको कुछ बनाना चाहती है। अगर आप उस प्रॉब्लम को झेल लिए, अगर आप उस प्रॉब्लम पर टिक गए, रह गए, उस प्रॉब्लम को फेस कर लिए, तब तो भाई आप आदमी बन जाओगे, आपका जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर उस आप प्रॉब्लम से हार गए, जो आपका प्रॉब्लम सामने में है वो प्रॉब्लम से अगर आप हार गए, तो बस खेल खत्म, वहीं पे खेल वहीं पे खत्म हो जाती है। मैंने अभी जस्ट बताया कि प्रॉब्लम आपको जितना परेशान कर रहा है, जितना परेशान कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम से आप उसको ब्लेम मत दीजिए, वो प्रॉब्लम को गले से लगाइए। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको ना, वो प्रॉब्लम आपको हीरा बनाना चाहता है, डायमंड बनाना चाहता है। क्योंकि एक डायमंड कब बनता है? एक डायमंड जो है, कार्बन जो होता है, कार्बन वो एकदम हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन पूरा तरह से खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हाई प्रेशर, टेम्परेचर, इतना प्रॉब्लम झेलने के बाद जो कोल होता है, जो कार्बन होता है, वो कन्वर्ट होता है डायमंड में। समझ सकते हो? तो वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के बावजूद डायमंड बनता है। इसीलिए वो प्रॉब्लम जो आपको यहाँ पर अभी इतना सता रही है, आपको इतना परेशान कर रही है, वो प्रॉब्लम आपको जिताना चाहती है, वो रेस में आपको भगाना चाहती है। तो प्रॉब्लम से हारना नहीं है, उसके साथ भागना है। और प्रॉब्लम को कहना है, भाई साहब अब तो इतना में थक गया, और प्रॉब्लम दो मुझे भाई, और प्रॉब्लम दो मुझे, ये इतना में मैं खुश नहीं हूँ, और दो भाई साहब, और दो। जितना ज़्यादा वो प्रॉब्लम आएगा, उतना ज़्यादा आप लाइफ में लाइफ का एक्सपीरियंस ले लोगे। और एक बात और मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम आना भी एकदम सही होता है, जिससे इंसान का पता चलता है कि भाई साहब कौन इंसान मेरे साथ है, कौन इंसान मेरे बारे में सोचता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो प्रॉब्लम आना एकदम ज़रूरी होता है। तो मेरा उद्देश्य यही है बोलेगा कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना होगा। तो प्रॉब्लम से बिल्कुल मत डरना दोस्तों, बिल्कुल मत डरना। प्रॉब्लम को फेस करना है, हर एक प्रॉब्लम को फेस किया जा सकता है। अगर आप प्रॉब्लम से हार गए ना, तो रेस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए प्रॉब्लम का सामना करके आगे बढ़ना है हम लोगों को। लाइफ में कुछ करना है कि नहीं करना है, तो प्रॉब्लम को हराना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बकवास कर लिया हम लोग, बकवास इसको नहीं कह सकते भाई साहब, ये ज्ञान की बातें थी। तो इतना एरिया हमने यहाँ पे निकाल लिया ना, एरिया निकल गया। तो जैसे ही एरिया निकल गया, तो हम एरिया का जो है अब उसमें वैल्यू डालेंगे। इसको मिटा दे भाई साहब, चलो वहाँ पे क्वेश्चन है लिखा हुआ ना, इधर मिटा देता हूँ। हो मैं चला। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, R इजकल टू रो L बाय एरिया होता है ना जी, होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर वैल्यू डालिए। रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखी, रो रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर दे रखा है। लेंथ ही निकालना है हमको। एरिया कितना दे रखा है? एरिया अभी जस्ट निकाले थे, कितना था? 0.01965 इंटू में 10 टू दी पावर -6 का मीटर स्क्वायर, यही था ना? था कि नहीं? अब अगर रो जो है ना, ये यहाँ पर देखिए एक वैल्यू यहाँ पर ये होती है कि अगर रो इधर जाती है ना, तो रेजिस्टेंस यहाँ आता है और L नीचे जाती है, एरिया ऊपर जाती है और लेंथ नीचे चली जाती है। ये मैथमेटिकल चीज़ है, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर रेजिस्टिविटी है, तो यहाँ पर 10 ओम जो है उधर चला जाएगा, तो 10 ओम यहाँ पे आ जाएगा और रेजिस्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी। तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर इजकल टू 10, और इंटू में लेंथ नीचे गई और एरिया ऊपर आया, तो 0.01965 इंटू में 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर और बट्टे में लेंथ। अब लेंथ यहाँ चली जाएगी, लेंथ को यहाँ खिसका के लाइए तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.19625, पूरा तोड़ के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर और बाय में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर
ठीक है, मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसल, और ओम से ओम, यहाँ पे ओम होगा, ओम से ओम भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कर दूँ या कर लोगे? कर ही देता हूँ भाई साहब, पूरा चीज़ कर ही देता, कर लिया तो कर लेता हूँ। अब क्या होगा ना, यहाँ पर -8 है ना, ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 10 इंटू 0.19625 इंटू में 10⁻⁻6, और ऊपर जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, और बाय में 1.6। इस 10 को उड़ाओगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। चलो इतना तो पहले नोट करो, तो भाई साहब पहले इसको मिटाता हूँ, इतना नोट कर लो आप। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। हो गया भाई साहब, करूँ आगे? अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, लेंथ यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो 100। अब क्या है ना कि यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी ना, ये हम 10⁻4 कर ले इस दोनों को मिलाकर, क्योंकि यहाँ पर -6 और +8 100 हो जाएगा ओवरऑल। यहाँ पर 1 2 3 4 कर लिया मैंने, इंटू 0.19625, और तो कुछ बचा नहीं। अब बाय में 16 है, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से ये 4 गया, यहाँ से ये 4 गया। अब क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर हो जाएगा 19625, और ये यहाँ पे 16 और 10 है तो 160 हो जाएगा। ये काटोगे ना आप तो समथिंग 122.7 मीटर, 77 समथिंग मीटर आएगी। तो इसको ओवरऑल आप कर सकते हो, इसको लेंथ को ओवरऑल कर सकते हो 1 2 3 कर सकते हो मीटर, ठीक है। अप्रॉक्स में 123 मीटर हो जाएगा, और ये जो 123 मीटर वाला जो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, या नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर लो और फिर से समझ लो, ठीक है। जल्दी से नोट करना बच्चों। गली मुझे रोके ना कोई, ओहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पर आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ता हूं, मुझे तो पढ़ना होगा ना भाई सॉल्व करने के लिए। क्या है अगला क्वेश्चन कि सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स डिजाइन्ड टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन are rated at 10 watt. How many lamps are connected in parallel with each other across two wires of 220 volt line if the maximum allowance current is 5 ampere? Okay, चलो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेता हूँ, सारा वैल्यूज लिख लेता हूँ। ये रहा क्वेश्चन भाई। क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की जो वैल्यू दे रखी है वो 220 वोल्ट दे रखी है, और क्या है पावर भी दे रखी है वो 10 वाट दे रखी है, एक बल्ब का दे रखा होगा। और क्या दे रखा है, सेवरल बल्ब्स 220 10 मेनी लैंप्स आर कनेक्टेड इन लाइंस, और इसमें जो मैक्सिमम करंट जो जाता है आई मैक्स, यानी आई जो मैक्सिमम करंट जा सकती है वो मात्र 5 एम्पियर ही जा सकती है। तो कितना बल्ब जो है पैरेलल में कनेक्ट हो सकता है वो बताना है आपको। फिर से मैं पढ़ लेता हूं, वैसे आप देख रहे होगे वहां पे कि सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स डिजाइन टू यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड एट 10 वाट, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल बल्ब हैं जिसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट पर वो सारा चलता है, और सभी जो जितना भी बल्ब होगा ना वो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होगा, ठीक है। और जानते हो 220 वोल्ट सभी, याद रखो जितने सारे बल्ब यानी सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब यानी लैंप्स बोल लो, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लैंप्स जो कनेक्टेड हैं और सभी का पोटेंशियल 220 वोल्ट ही है, तो डेफिनेटली है कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे तभी तो सभी का जो अब पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है 220 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा सर्किट का जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ भी कांस्टेंट है, देख रहे हो ना। तो इसी के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे बल्ब्स कनेक्टेड होंगे, जितने सारे बल्ब होंगे सारे पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और वो सारे बल्ब्स में जो मैक्सिमम करंट है ना भाई साहब, यानी वो जो सर्किट जो भी होगा उसमें करंट मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता।
तो आपको बताना है कि कितना बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है, n की वैल्यू निकालनी है, कितना बल्ब जो है पैरेलल में कनेक्ट है। वो तो हम बता कर लिए कि भाई पैरेलल में कनेक्ट होंगे, लेकिन कितना बल्ब होंगे पैरेलल में कनेक्ट वही तो फाइंड करनी है। आइए, ओ डिंगरा का डिंग, ओ भाई साहब, आनंद आ रहा होगा ना क्लास में आपको, जरूर। आई मैक्सिमम निकालते तो आराम से निकलेगा भाई साहब, क्या है ना। वैसे हम लोग क्या जानते हैं, पावर का फॉर्मूला जानते हैं ना, P इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर, यही तो होती है। अब हम क्या कर लेंगे, एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते। क्या करते हैं, एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे, और एक बल्ब के रेजिस्टेंस निकालने के कारण क्या होगा कि एक बल्ब का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे और पावर दे रखी है, V भी दे रखी है, जिससे एक बल्ब का निकल जाएगा। और एक बल्ब का निकलने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग जो है पूरा सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है ये भी हम फाइंड कर लेंगे। अभी बता रहा हूं, एकदम लाइन पे रहो, यानी ऑनलाइन रहो। अभी किसी का मैसेज आ जाए तो भाई रिप्लाई मत देखने लगना, बाद में रिप्लाई बाद में भी हो सकता है। ये कंसेप्ट समझो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा ना, ये R डैश लगा देता हूं, क्योंकि भाई टोटल रेजिस्टेंस जो एकदम फाइनल रेजिस्टेंस है वो हमको थोड़ी ना पता है। एक ही बल्ब का हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, जिसको हम R डैश मान लेते हैं। तो भाई साहब P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट दे रखी है, और V स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर और बाय में R डैश इधर आ जाएगा, R1 नहीं है भाई साहब, ये R डैश है। बात को समझो, भावना को समझो, भावना। अरे भाई ये भावना, वो तुम दूसरा समझ लेते हो, मीनिंग निकाल लेते हो यार, समझा करो ना। R डैश इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 220 का स्क्वायर और बाय में 10 वाट। 220 R डैश हो जाएगा 220 इंटू 220 और बाय में 10 से ये गया, R डैश हो जाएगा कितना है, कैलकुलेट करके बताना तो 4840 ओम आ जाएगा। ठीक है, 4840 ओम आ जाएगा। ठीक है, R डैश की वैल्यू इतनी आ गई, तो R डैश की वैल्यू इतनी आ गई तो हम जो है फाइनल रेजिस्टेंस भी काउंट कर सकते हैं। कैसे, तो ऐसे देखते रहिए ना। तो हम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, यानी वो जो उतना सारा बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है, सारे बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको अगर फाइंड करना है, अगर भाई साहब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इधर से मैं क्वेश्चन खसका दूं क्या, वैसे देख लेना, मैनेज कर लेना, वैसे अगर क्वेश्चन झप जाए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, जो भी होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और बाय में नंबर ऑफ बल्ब्स या लैंप्स। ठीक है, ऐसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और हम लोग को पता भी नहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो, वही तो फाइंड करने चाहते हैं ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम डायरेक्ट R मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या था, R डैश था, और बाय में नंबर R डैश की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, कितना है 4840 ओम है, 4840 ओम। और नंबर ऑफ बल्ब्स को हम n मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अगर हट गया होगा तो आप मैनेज कर लेना, वैसे आप स्क्रीनशॉट पहले से ही कर लेते जिससे आपको समझ में आ जाता। ठीक है, वैसे ना आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा आई थिंक। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं V इजकल टू I इंटू R होता है ना, होता है कि नहीं होता, V इजकल टू I इंटू R होता है, और यहां पर V की जो वैल्यू होगी I इंटू R हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर हम R को इधर लेके आए, अगर R को हम इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, V बाय I हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट उसको माने, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए भाई खेल क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, पहले और दूसरे इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन क्या है, 4840 ओम अब बाय में n इजकल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दे रखी है, R की वैल्यू वी आई दे रखी है, V बाय आई, यही तो दे रखी है ना। अब यहां पर वैल्यूज को डालिए, काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम,
यहाँ पर वी को देखिए वैसे ही मैं लिख देता हूँ 4840 ओम बाय एन इजकल टू वी की वैल्यू देखिए यहाँ पे पहले से देख रखी है, यहाँ पे 220 वोल्ट और आई भी तो हमको दे रखा है ना, मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है 5 एम्पियर ही जा सकता है, 5 एम्पियर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा ना मिटाना चाहेंगे या इधर ही अपना काम कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, काम बन जाएगा, क्या हो जाएगा 4840 ओम और इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई साहब, और कुछ कर कहाँ रहा हूँ, इंटू 5 एम्पियर बाय में 220 वोल्ट और एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। अगर आप इसको पूरा को कट करोगे तो हमारा वैल्यू यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 110 वोल्ट, सॉरी वोल्ट नहीं 110, डायरेक्ट 110 लैंप्स या बल्ब्स, यानी बल्ब कितना कनेक्टेड होगा पैरेलल में 110 बल्ब कनेक्टेड होंगे। यही तो हमको निकालना था और हमने निकाल लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, पीछे होता है ना यूट्यूब में ऑप्शन उई 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 उई, बार बार पीछे टिपते जाइए, हम फिर से पीछे आएंगे और फिर से इस क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे और वहां पर आप समझ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया है, इसको हम मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय 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 हाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 120 वोल्ट टू अ पॉइंट 138 वोल्ट। वहां पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या करना है कि फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को माइनस कर देना है। ये देखिए बड़ा वाला पोटेंशियल एक दिख रहा होगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो फाइनल पोटेंशियल जो है, फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल को माइनस करना होता है, इनिशियल पोटेंशियल को माइनस करना होता है। अगर इतना भी आपको समझ नहीं आ रहा, इस तरह का मतलब दो पोटेंशियल वाला क्वेश्चन, दो पोटेंशियल डिफरेंस का यहां पर वैल्यू दे रखा होगा, दो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो करना क्या है कि बड़ा वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो बड़ा वाला होगा, जो बड़ा वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें से छोटा वाला क्या करना है, छोटा वाला पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस कर दो तो फाइनल पोटेंशियल जो है आपको वहां पर आ जाएगी, यानी फाइनल पोटेंशियल यहां पर आ जाएगी। यही कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना। बड़ा पोटेंशियल कितना है भाई साहब, बड़ा पोटेंशियल है 138, अब में से कितना माइनस कर दो 128, ठीक है, यानी डेल्टा वी इजकल टू, तो डेल्टा वी फाइनल कितना आ जाएगा, डेल्टा वी यानी फाइनल डेल्टा वी, यानी फाइनल जो है 100 डायरेक्ट 10 वोल्ट आ जाएगी, डायरेक्ट 10 आ जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत। तो वोल्टेज इतना दे रखा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आ गया, चार्ज हमको दे रखा 3 कूलम, और बताना है कि हाउ मच वर्क, W क्या होगा। अरे भाई साहब तो बना ही लोगे, क्या होता है W इजकल टू सॉरी V इजकल टू, यानी डेल्टा V इजकल टू W/Q होता है, और डेल्टा V कितना दे रखा 10 दे रखा ना, अभी तो निकाले कैलकुलेट करके, W कितना है यानी वर्क डन नहीं दिया वही बताना है, और चार्ज कितना है 3 कूलम दे रखा है भाई साहब, W इजकल टू क्या आ जाएगा 10 वोल्ट इंटू 3 कूलम, W की वैल्यू 30 जूल हो जाएगी, वर्क की यूनिट जूल होती है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कैसे आ गया हम इसमें भाई साहब। चलिए ये क्वेश्चन का आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम डील करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या है, हो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये 5वां नंबर क्वेश्चन था ना आई थिंक, यस हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, पहले इसको देते हैं मिटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। हो जीना 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 रे उड़ा गुलाल, अभी गुलाल का टाइम आने वाला है, होली का, होली का टाइम आ रही है, और एक तरह से नशेड़ी का त्योहार है। दारू, सिगरेट, गांजा, खैनी, गुटखा सब चलेगा इसमें, और मज़ा आता है होली में, गर्दा उड़ाता है लोग सब, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग। होली को मैं भाई साहब, होली में तो
होली में तो होली का ना बहुत लोग जो है ना इंतज़ार करते रहते हैं होली का। होली आए और कीचड़ में डुबो रहे हैं। गंजी फरवल होता है, मतलब वो जो बनियान होता है पूरा फाड़ देता है। हम लोग के यहाँ होली ऐसी ही होती है। कभी आओ मिलो बिहार में, दिखाते हैं कैसे होली होता है। दोबारा आओगे नहीं बिहार यार, ऐसी होली होती है यहाँ। कुछ नहीं, क्या है ना कि गुलाल और ये क्या होता है कि काला, मतलब होता है ना एक ब्लैक कलर का रंग होता है। या कुछ लोग तो मोबिले ले लेते हैं, मोबिल पूरा हाथ में लगा लेते हैं और ऐसे एकदम पीछे हाथ में, देखिए मैं कुछ देर के लिए क्वेश्चन को रखता हूँ, मोबिल हाथ में लगा लेते हैं और एकदम ऐसे रखते हैं, ऐसे हाथ में रहेगा पीछे। भाई साहब देखो ना, मतलब दूर खड़ा उसका दोस्त है और पीछे मोबिल हाथ में लगाए हुए है, ऐसे एकदम खड़ा है। अरे इधर आओ ना, एकदम बहुत गजब का चीज दिखा रहा है, इधर आओ, बड़ा मस्त चीज है, इधर आओ। अब वो लड़का भी कहता है अरे बाप रे कुछ हो गया होगा यार, या डायरेक्ट बोलता होगा कि अरे यार वो एंजल प्रिया है ना, वो देखो ना मैसेज की है, इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब बेचारा वो भी अरे एंजल प्रिया मैसेज की है, आते आते आया। अल्लो भाई साहब उसको पकड़ के, दो चार दोस्त मिलकर पकड़ के मुंह में मोबिल पोत देता है। लो करो एंजल प्रिया से बात, हो गया पूरा। होली भाई हमारे बिहार में ऐसी होती है मोबिल मुंह में पोता गया। अब एंजल प्रिया से, तो एंजल प्रिया जो भी होगी, अब तो उसको कोई मतलब जो भी भाव देती थी ना, अब वो भी भाव नहीं देगी एंजल प्रिया। मुंह में मोबिल पोता गया। अब मोबिल को हटने में भाई 3-4 दिन लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई मोबिल जो होता है वो अंदर के परत के अंदर घुस जाता है भाई साहब, तो उसको ऑयली होता है ना, तो फिर उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। और ये तो कम है, मोबिल तो मैंने आपको बहुत कम बोला। यहाँ जो है क्या बताएं भाई साहब, एकदम जो कीचड़ होता है गंदा, जिसको तो हम लोग देखना तक पसंद नहीं करते, उसमें जो है गिरा पड़ा के एकदम बढ़िया से सवना जाता है। और फिर जब वो कीचड़ में गिर गया, जब बाहर निकलता है तो भाई साहब कुछ तो दिखता नहीं है, उसका जो उजला उजला दांत लगता है, ही ऐसे करके दिखता है। और आदमी तो पहचान भी नहीं आता कि कौन है ये। फिर घर जाता है ऐसे करके, तो उसकी मम्मी कहती है, उसकी मतलब अपनी बेटी कहती है, अरे देखिए क्या घुस गए, कौन घुस गया, भगाओ इसको, भगाओ, बरनी से मारती है तो ये है हम लोगों का होली, यहाँ पे होली ऐसी ही होती है। आइए कभी मिलते हैं बिहार में, तो होने वाली है 2-4 दिन में तो होली आ ही जाएगी। 17 को है ना शायद, हाँ। बहुत मस्ती होती है भाई, हम तो घर से बाहर नहीं निकलते, बैंड बज जाता है नहीं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द करंट आई थ्रू अ रजिस्टर is increased by 100%, assume that temperature remain unchanged। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा ना आपको, यस। What will be the increase in power dissipated? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, पहले यहाँ पर आप देख लीजिए। और ये एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, इसको आप खुद से पहले सॉल्व कर ले, ठीक है। चलिए भाई साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्वेश्चन है आपने पढ़ लिया होगा कि क्या है ना कि करंट को जो है, पहले करंट आई होगा ना, पहला जो इनिशियल करंट होगा, इनिशियल जो करंट होगा इलेक्ट्रिक करंट, वो आई होगा। अब इनिशियल करंट को 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाता है, 100% इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो एक बात याद रखिए, कंसेप्ट समझिए कि 100% जो होता है ना वो 1 के बराबर होता है, 200% जो होता है वो 2 के बराबर होता है, 300% जो होता है वो 3 के बराबर होता है, तो 400% 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो क्या कर रहा है कि यहां पर 100% जो है करंट इंक्रीज किया जाता है। ये जो पहले आई करंट होगा उसको 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाता है, तो प्लस में 100 टाइम्स ये वाला करंट को इंक्रीज कर दिया, तो 100 आई हो जाएगा। और बट्टे में आई तो देना होगा ना, आई नहीं 100, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं ना 100। समझ में आया? तो भाई साहब 100 से 100 तो जाएगा मर, और आई मिलकर 2i बन जाएगा, आई मिलकर 2i बन जाएगा। और हम लोग एक बात जानते हैं क्या होता है कि पावर बराबर क्या होता है, I² होता है। तो P यानी ये पावर किसका है, जब करंट को इंक्रीज नहीं किया गया था, जब करंट I ही था तब P था। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I², यानी आप P' निकालेंगे, क्योंकि I² अगर बात करें तो I² 2i हो जाएगा, तो P' लेंगे ना, नया करंट अब हो जाएगा, क्योंकि 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया हम लोग, यानी 100 गुना इंक्रीज कर दिया है।
100% तक इंक्रीज कर दिया, तो पी डैश अब लिखेंगे क्योंकि अब करंट, अब जो पावर चेंज होने वाला है। ये पी किसके लिए था? ये पी सिर्फ आई के लिए था जब करंट नॉर्मल था, जब करंट को इंक्रीज नहीं किए थे तब का। लेकिन अब करंट को हम इंक्रीज करेंगे तो पावर अब चेंज होगा। तो 2i का स्क्वायर और इनटू में r, तो p डैश की जो वैल्यू होगी वो 4i स्क्वायर और ये वाला r। अब देखिए i स्क्वायर r, यानी डायरेक्ट हम बात करें तो p इक्वल टू क्या होता है? i स्क्वायर बाय r होता है। ये i स्क्वायर r के डायरेक्ट हम ये नहीं लिख सकते p, तो हम ये पूरे के बदले हम p नहीं लिख लेंगे, इसके बदला काहे नहीं लिखेंगे? तो p डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4p हो जाएगा। अब इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज कितना हुआ है भाई साहब? पावर इंक्रीज कितना हुआ है? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कीजिए, तो फाइनल कितना हुआ है? फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। तो फाइनल क्या था? फाइनल तो 4p था। फाइनल कितना है? फाइनल 4p है। 4p और माइनस इनिशियल कितना था? p ही तो था। p बराबर कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा। यानी 3p, यानी 3 टाइम्स जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गया है क्या? पावर। अब हम क्या करेंगे? अब यहां पर हम जो है परसेंटेज निकालेंगे कि कितना पावर डिसिपिएट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड। क्या हो जाएगा? पहले वाला वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है? कितना इंक्रीज हुआ है भाई? तो 3p इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 3p इंक्रीज हुआ है। और इनिशियल कितना था? यानी इसका फॉर्मूला अगर परसेंटेज का निकाले तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, और बट्टे में पहले वाला वैल्यू यानी फाइनल वैल्यू, सॉरी इनिशियल वैल्यू कितना था, इनटू में 100 कर देंगे। ये फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना कितना इंक्रीज हुआ? 3p इंक्रीज हुआ। तो 3p और इनिशियल कितना था? इनिशियल पावर कितना था? तो p था इनिशियल पावर, तो p और इनटू में 100। अब p से p जाएगा कैंसिल हो, तो 3 इंटू 100 बराबर 300% तक इंक्रीज कर जाएगा। 100 क्यों किया? तो परसेंटेज निकाल ले तो 100 लगाना पड़ेगा। तो 300% तक इंक्रीज हो जाएगा पावर डिसिपेटेड। पावर कितना अब लगेगा? 300% इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट भी तो इंक्रीज कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देख तो रहे हो आप। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को वहां पर सॉल्व करना भाई पेपर में बहुत अच्छे तरीके से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और टर्म 2 में धज्जियां उड़ा दीजिए, क्वेश्चंस वगैरह का एकदम मस्ती में रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।